Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain a beautiful poem written by the great poet Subramanya Bharati. In this video, we are going to discuss about the summary, explanation, rhyming scheme and poetic devices of this poem. So children, before moving towards the summary of the poem, let's know about the poet and the translator of this poem. About the poet. Subramanya Bharati is a national poet of India. He wrote in Tamil, one of the ancient languages of the world. He had made an invaluable contribution to the freedom struggle of his nation. His poems had inspired thousands and thousands of Tamilians to rage against colonialism. Bharati is noted for his contribution to women empowerment in spirit and in temperament. Bharati was like Shelley, and many of his poems appears to be parallel constructs. ये जो सुब्रमण्य भारती थे, ये एक महान कवि तो थे ही, लेकिन एक महान कवि होने के साथ साथ ये एक कुशल लेखक, समाज सुधारक और कह सकते एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्योंकि इनकी कविताओं ने हजारों लोगों के दिल में स्वतंत्रता की दबी हुई आग को भड़काने का काम किया। ये एक पत्रकार भी थे और ये महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े समर्थक थे। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इत्यापुरम के महाराज ने इन्हें 11 वर्ष की आयु में ही महाकवि भारतीयार की उपाधि दे दी थी। तो ये जो पोयम है ये इन्होंने तमिल में लिखी थी और क्लास 8 में भी आपने इनकी पोयम भारत आवर लैंड पढ़ी होगी। तो आइए अब हम जानते हैं उस दूसरे महान कवि के बारे में जिन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और आप जो कविता अपने बुक में पढ़ रहे हैं ये इस कविता का ट्रांसलेटेड वर्जन है। अबाउट द ट्रांसलेटर. So A.K. Ramanujan was born on 16th March 1929 at Mysuru and died on 13th April 1993 at Chicago. He is a famous poet who hails from Tamil Nadu, India. He has written poems in English, A River, Obituary, and A Prayer to Lord Murugan are some of his well-known works. In translating this poem, Ramanujam has truly done justice. He has captured the essence and the spirit of the poet and his word. तो A.K. रामानुजम जी ने जिस पोएम का ट्रांसलेट किया है तो उन्होंने इसका जो वास्तविक अर्थ था कहीं भी ऐसा नहीं किया कि इसका वास्तविक अर्थ बदल जाए। इन्होंने वास्तव में ट्रांसलेट करते समय इस बात का ध्यान रखा कि जो इस कविता का जो अर्थ है, जो शब्द हैं, वो मूल रूप के समान रहे। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में सुविधा के लिए मैंने इस कविता को 5 स्टैंजाज में बांटा है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं समरी की ओर। द पोएम विंड प्रेजेंट्स द पोएट्स विश टू बिकम फ्रेंड विद द नेचुरल एलिमेंट विंड। द विंड इज पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव. नो वन इज able to make friends with it. First, the poet asks the wind to be soft, but the wind does not change its nature. It is strong and destroys all that is weak in its path. Then, the poet asks it not to damage things, but the wind damages all things that is not strong. So, the poet declares that anyone weak will not be able to be friend with the wind. देखिए इस कविता में कवि जो कहना चाह रहे हैं तो उन्होंने विंड को हमारी लाइफ की चैलेंजेस, हार्डशिप और
ऑब्स्टिकल से कंपेयर किया है। वास्तव में अगर विंड का हम शाब्दिक अर्थ देखें हवा, तो वो नहीं है यहाँ। विंड हमारे जीवन की बाधाएं हैं। हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, जिनसे हम डर जाते हैं, हार जाते हैं, वही ये विंड है। तो कवि का कहना है कि हम अपने लाइफ के चैलेंजेस से, हार्डशिप से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। और वही लोग सफल हो पाते हैं जो कि अपनी असफलताओं से मित्रता करते हैं, उनके सामने जो चैलेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम आते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा की ओर। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। पोएट कहते हैं विंड तुम धीरे से आओ, यानी तुम तेजी से मत आओ। क्यों आओ तुम धीरे से? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, क्योंकि अगर तुम तेज आओगे तो क्या होगा, जो खिड़कियों के शटर्स हैं वो टूट जाएंगे, जो कांच है उनके वो टूट जाएंगे। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर यानी बिखेरना, तुम कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ में जो किताबें सजी हुई हैं तुम उन्हें भी मत फेंको। कवि ये सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि वो धीरे आए, क्योंकि अगर वो धीरे नहीं आएगी तो ये सब चीज़ें होंगी। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा की ओर। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कवि कहते हैं कि देखो तुम तेजी से आई तो क्या हुआ, तुमने सारी चीज़ों को फेंक दिया, जो किताबें हैं उनकी पेजों को फाड़ दिया, क्योंकि हवा जब तेज चलती है तो किताब के पन्ने भी फट जाते हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर आई हो तो किसको साथ लाई हो? रेन को भी साथ लेकर आई हो। जब तेज आंधी चलती है तो अक्सर होता है कि तेज आंधी के साथ बादल छाते हैं और उन बादलों से बारिश भी होने लगती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स यानी जो कमज़ोर हैं, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब पोकिंग फन का अर्थ है मजाक उड़ाना। तो कवि कहते हैं कि तुम जो कमज़ोर चीज़ें हैं तुम उनका मजाक उड़ाती हो। यानी विंड जो है वो शक्तिशाली है और अपनी पावर को वो किस पर दिखा रही है? जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो कागज़ है, जो बुक्स है, जो खिड़कियां हैं, उन पर ये अपनी पावर दिखाती है और उनकी कमजोरी का एक तरह से मजाक उड़ा रही है। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। Fell crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. फ्रेल, फ्रेल का मतलब था बहुत कमजोर या डेलिकेट। तो कवि कहते हैं कि क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग यानी ढह जाना, नष्ट हो जाना। तो जो घर हैं वो ढह गए हैं, जो दरवाजे हैं वो भी टूट गए हैं, जो रैफ्टर्स हैं, रैफ्टर्स कहेंगे हम, कह सकते हैं कि जो बीम है घर की, जिस पर घर टिका हुआ होता है, वो भी ढह गए हैं। क्रैम्बलिंग वुड, जो लकड़ी के घर हैं वो भी टूट गए हैं। क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लाइव्स, क्रैम्बलिंग हर्ट्स। तो देखते हैं कि यहाँ तक कवि ने जो कंपेयर किया है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और अब कवि लिविंग थिंग्स पर आए हैं। अब देखिए क्रम्बलिंग हाउसेस, तो कैसे घर टूटेंगे? जो कि कमज़ोर होंगे, या तो वो मिट्टी के बने हुए हों या फिर वो फूस के घर बने हुए हों। तो जो कमज़ोर घर हैं, जिनमें गरीब लोग रहते हैं, वही घर तो टूटेंगे, वही घर डैमेज हो रहा है। अब कहते हैं क्रम्बलिंग बॉडीज, अब जो जिनकी बॉडी वीक है, जो फिजिकली वीक हैं, वो भी कहीं ना कहीं जब विपत्तियां आती हैं तो वो घबरा जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, अब जिनकी लाइफ्स, जिनके जीवन में ही बिखराव है, कहीं ना कहीं
वो भी इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। क्रम्बलिंग हर्ट्स, हर्ट्स यानी जो टूटा हुआ हृदय है। तो टूटा हुआ हृदय क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य के सामने समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं और वो उनका सामना नहीं कर पाता, तो वो तन मन से टूट जाता है। तो कवि यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स की कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या डैमेज हुआ है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। यहाँ कवि ने विंड को गॉड की संज्ञा दी है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक तत्व हैं, उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। वायु देवता, पवन देवता, अग्नि देवता। तो विंड को भी कवि ने ईश्वर की संज्ञा दी है। और कवि कह रहे हैं कि विंड गॉड विनोज। बच्चों, आप विनोइंग का प्रोसेस जानते होंगे, आपने साइंस में भी पढ़ा है कि जब हम फूड ग्रेन्स को चैफ से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हवा में ग्रेन्स को गिराया जाता है और ग्रेन्स नीचे गिर जाती है और जो चैप्स होते हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो यूजलेस थिंग्स हैं, वो हवा के साथ उड़ जाती है। आप अपने बुक में भी देखेंगे, 2 लेडीज़ का फोटो है जो कि सूप से विनोइंग का काम कर रही है। तो कहते हैं ये काम विंड गॉड कर रहे हैं, यानी जो कमज़ोर हैं, जो थके हुए हैं, जो हारे हुए हैं ज़िंदगी से, उन्हें विंड गॉड अलग कर दे रहे। किन से? जो मजबूत हैं, जो दृढ़ संकल्प हैं, जो आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, उन्हें विंड गॉड कमज़ोर लोगों से खुद ही अलग कर दे रहे हैं। नाउ कम टू द 4th स्टैंजा। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart stead fast. तो कवि कहते हैं he won't do what you tell him. तो ये जो विंड है, ये वो काम नहीं करेगी जो कि आप कहते हैं। तो अब क्या करना है भाई? वो तो हमारा कहना मानेगी नहीं, तो अब हमें अपने आप को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? अब वो हमारे घरों को डैमेज कर रही है, तो भाई हम अपना मजबूत घर बनाएंगे। जो हमारे दरवाजे हैं उन्हें फर्मली, यानी उन्हें मजबूती से हम बंद करेंगे। जो हमारा बॉडी है उन्हें हम स्थिर रखने का प्रयास करेंगे और अपने हर्ट को हम मजबूत बनाएंगे, यानी हम अपने हृदय में दृढ़ संकल्प को धारण करेंगे कि हमें ये काम करना है, हमें इन ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, इन बाधाओं को पार करना है और आगे बढ़ना है, न कि जो चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे डर करके रुक जाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और अगर हम जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें हम पार कर लेते हैं तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब कोई हमें चैलेंज करता है और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तुमने कहा है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो जब इस तरह की चैलेंजेस आती है तो जो हमारे सामने जो मुसीबत है वो खुद ही डर कर भाग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो ठान लिया है कि हमें करना है, और जो भी स्टेप्स उठाने होते हैं उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होते हैं हम लेते हैं और उस चैलेंज को हम सक्सेसफुली पूरा करते हैं। नाउ कम टू द 5th एंड द लास्ट स्टैंजा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। कवि कहते हैं कि जो विंड है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन जो मजबूत आग है, रोर यानी जो शेर की तरह दहाड़ने वाली आग है, यहाँ दहाड़ने से अर्थ है कि जो ऊंची ऊंची लपटों वाली आग है, वो उसे फ्लोरिश करते हैं, उसे और बढ़ावा देती है। बच्चों, अगर आप कोई दिया जलाकर घर के बाहर रख देते हैं तो देखेंगे थोड़ी सी भी तेज हवा चलती है तो क्या होता है? वो दिया बुझ जाता है। लेकिन वही आपने देखा होगा, वही आग जब
ऊंची ऊंची लपटें होती हैं या किसी जंगल में लग जाएं, तो क्या होता है, जितनी हवा तेज होती है उस आग की लपटें भी उतनी ही तेज होती जाती हैं और वो लपटें फैलती जाती हैं। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए उसकी सरकार को काफ़ी प्रयास करना पड़ा। तो वो आग क्यों भड़की? उस आग का हेल्पर कौन था? उस आग का हेल्पर ये विंड था, ये हवा थी उसकी मददगार, जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की, उसे ट्रांसमिट किया कि वो कैसे तेजी से फैले। लेकिन वही हवा देखिए छोटे से दिए को बुझा देती है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। His friendship is good. We praise him every day. तो जो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, और अगर हम उन समस्याओं से मित्रता कर लें, उन समस्याओं से हम डरना छोड़ दें, उनसे डरकर भागना छोड़ दें और उनका सामना करना सीख लें, उनकी प्रशंसा करेंगे हम जीवन में कि इन समस्याओं की वजह से ही आज हम इतना ऊंचे उठे हैं, आज हम जीवन में आगे बढ़ पाए। अगर समस्याएं ना आए तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह सोना आग में तप करके खड़ा होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी जो है सो समस्याओं की अग्नि में जल करके उज्जवल होता है। तो बच्चों, वास्तव में कवि जो है इस कविता में हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, मुसीबतों से नहीं डरने के लिए कह रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो बच्चों, ये जो पोएम है इसमें आप देखिए अपने बुक में जो है सो पोएम कि जितने भी लाइन उसके लास्ट वर्ड्स को देखिए। सॉफ्टली, विंडोज, पेपर्स, सेल्फ, डाउन, बुक्स। इसमें ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा जिसका कि समान राइम है, जो कि आप लोगों ने राइमिंग वर्ड्स बचपन में भी पढ़ा होगा। तो जिसकी ध्वनि समान हो ऐसा कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पोएम जो है इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ये पूरी पोएम जो है सो फ्री वर्ड्स है। अब ये पोएम शायद फ्री वर्ड्स इसलिए भी है क्योंकि ये पोएम ओरिजिनल नहीं है। हम ओरिजिनल तमिल पोएम को तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके ट्रांसलेटेड फॉर्म को पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन करने के बाद जो होता है सो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे शब्द जो उस पोएम में राइमिंग स्कीम में थे वो इसमें भी राइम में आ जाए। इसलिए ये पोएम एक फ्री वर्ड्स पोएम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है तो आप कहेंगे इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं, इट इज़ अ फ्री वर्ड्स पोएम। अब हम आते हैं इसकी लिटरली डिवाइसेस की ओर। अब हम आते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की ओर। तो शायद स्टूडेंट्स आपने अभी तक पोएटिक डिवाइसेस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे अलंकार के रूप में। तो इस पोएम के साथ तो पोएटिक डिवाइसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाकर भेजूंगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है सो यूज हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज है वो है एनाफोरा। अब आप अपने पोएम की जो लाइंस है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को देखिए। एनाफोरा हम कहते हैं जब किसी भी पोएम में जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो 2-3 लाइन में एक ही होते हैं। आप देखिए अपने सेकेंड लाइन में डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, यानी डोंट बार बार एक ही वर्ड है जो कि आया है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये एनाफोरा है। फिर आप अपने फोर्थ लाइन को छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए इसमें सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ में फिर यू। तो ये जो लाइंस है ये यू से शुरू हुए हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें हमारा एनाफोरा जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। अब हम आते हैं अपने दूसरे डिवाइस की ओर जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। अब ये नाम से ही लग रहा है पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सन से रिलेटेड है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में एंटिटी देते हैं, यानी किसी
नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये पूरी पोएम ही आप कह सकते हैं कि पर्सोनिफाइड है। इसमें पोएट जो है सो विंड को कह रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको यू, मानो कि वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। तो इसमें जो विंड है वो एक पर्सन के रूप में उसे पोएट ने ट्रीट किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें है सो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज हुआ है। अब तीसरा डिवाइस क्या है हमारा? तीसरा डिवाइस इसमें रिपीटेशन, यानी एक ही वर्ड बार बार रिपीट किया गया है, उस पर इम्फेसिस यानी जोर देने के लिए। जैसे आप देखेंगे अपने पोएम में क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट, यानी क्रम्बलिंग को बार बार रिपीट किया गया है। तो इसमें जो है सो रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि और किस डिवाइस का यूज हुआ है इसमें। इसके बाद जो है पोएटिक डिवाइस जो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन जो है ये रिपीटेशन होता है किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स का एक ही लाइन में कई बार। जैसे आपने इसमें देखा होगा विंड, विनोज, तो विंड, विनोज दोनों में एक ही साउंड की वर्ड्स है। अब जो चौथा और जो लास्ट है वो है हमारा सिंबॉलिज्म। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी समरी बता दी, पूरा पोएम एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे तो लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सिंबॉलिज्म क्यों है। जो विंड है वो हमारे लाइफ की चैलेंजेस, हार्डशिप, ऑब्स्टेकल्स का सिंबल है। या फिर जो हमने पढ़ा है वीक फायर, ये वीक फायर किसका सिंबल है? उन लोगों का जो कि मेंटली, फिजिकली कमज़ोर है। ऐसे लोग जो कि लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे डर करके भाग जाते हैं, ये वीक फायर उसका सिंबल है। तो मैंने आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी बता दिए। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बच्चों नेक्स्ट में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड to get the updates. Thank you for watching my video.